Chapter 3 Two Stories About Flying Part 8 His First Flight बच्चा सीगल पक्षी अपनी शिखाफलक पर अकेला था। उसके दो भाई एवं उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी रूप में जब वह थोड़ा सा दौड़कर शिखाफलक के किनारे तक आया था और उसने अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया था तो वह डर गया था। सागर का महान विस्तार उसके सामने फैला हुआ था और नीचे की तरफ कितना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। उसे पक्के तौर पर ऐसा लगा कि उसके पंख कभी उसे सहारा नहीं देंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और शिखाफलक के नीचे छोटे से छेद में आ गया जहां वह रात को सोया था। यहाँ तक कि जब उसके दोनों भाइयों एवं उसकी बहन ने, जिनके पंख उसके पंखों से छोटे थे, अपने पंख फड़फड़ाए एवं उड़ गए, तो भी वह उस साहसिक कदम को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जो उसे बहुत अधिक निराशाजनक लगता था। उसके माता एवं पिता उसके पास आ गए थे और उसे चीख चीख कर पुकार रहे थे, उसे डांट रहे थे, उसे भूखा रखने की धमकी दे रहे थे अगर वह नहीं उड़ेगा तो। मगर वह किसी भी हालत में हिल नहीं सका। ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। तब से उसके पास कोई नहीं आया था। उससे पहले दिन सारा दिन अपने माता पिता को उसके भाइयों एवं बहनों के साथ उड़ते और उन्हें उड़ने की कला में पारंगत करते हुए तथा यह सिखाते हुए कि कैसे लहरों को हल्के से छूना है और मछलियों के लिए डुबकी लगानी है। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली पकड़ते एवं उसे एक चट्टान पर खड़े होकर खाते देखा था, जबकि उसके माता पिता आसपास चक्कर काटते हुए गर्व से चिल्ला रहे थे और सारी रात पूरा परिवार सामने की पहाड़ी के बीच के पठार पर चलता रहा था और उसकी कायरता के लिए उसे चिढ़ाता रहा था। अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था और उसको तेज रोशनी से चमका रहा था जो कि दक्षिण की तरफ था। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे शिखाफलक के किनारे तक आ गया और एक टांग पर खड़े होकर तथा दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपाकर उसने सोए हुए होने का ढोंग किया। फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों एवं बहन को पठार पर लेटे हुए तथा अपने सिर को अपनी गर्दन में छिपाकर ऊँघते देखा। उसका पिता अपनी सफेद गर्दन के ऊपर वाले पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माता ही उसकी ओर देख रही थी। वह पठार के ऊपर एक छोटे से टीले पर खड़ी थी और उसकी सफेद छाती आगे को बढ़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह उस मछली के टुकड़े जो उसके कदमों के पास था उसे नोचकर खाती थी और फिर वह अपनी चोंच के दोनों सिरों को बारी बारी से चट्टान पर रगड़ती थी। भोजन को देखकर वह पागल हो उठा। उसे उस तरह से नोच नोच कर भोजन खाना और अपनी चोंच को तेज करने के लिए उसे पत्थर पर रगड़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। गा 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 वह चिल्लाया एवं उससे प्रार्थना की कि वह उसके लिए भोजन लाए। गा कोल आह वह निंदाजनक ढंग से वापस चिल्लाई। मगर वह उदासी से चिल्लाता रहा और लगभग 1 मिनट के बाद उसने प्रसन्नता से चीख मारी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया और उसे लेकर उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। वह उत्सुकता से चट्टान पर पवन पटकता हुआ आगे की ओर झुका जबकि वह उड़ रही थी, उसकी तरफ और निकट आने का प्रयास किया। मगर जब वह बिल्कुल उसके सामने थी, वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन हो गए और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी बच्चे की चोंच की पहुंच में था। उसने हैरानी से एक क्षण इंतजार किया। उसे हैरानी हो रही थी कि वह नजदीक क्यों नहीं आ रही थी और फिर भूख से पागल हो वह मछली पर झपटा। एक जोरदार चीख के साथ वह आगे एवं नीचे खाली स्थान में गिरा।
तब बहुत बड़े डर ने उसे जकड़ लिया एवं उसका दिल थम गया। वह कुछ नहीं सुन सकता था। मगर ऐसा केवल 1 मिनट के लिए हुआ। वह अगले क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलते हुए महसूस किया। हवा उसके छाती के पंखों से टकराई, तब उसके पेट के नीचे एवं फिर उसके पंखों से। वह अपने पंखों के सिरों को हवा को काटते महसूस कर सकता था। अब एकदम सीधा नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह भयभीत नहीं था। वह केवल थोड़ा सा भौचक्का महसूस कर रहा था। तब उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और वह ऊंचा उठा। गागा गा 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 कोलाह कहती हुई उसकी माँ उसके पास से तेजी से निकल गई, जबकि उसके पंख तेज आवाज पैदा कर रहे थे। उसने अपनी माँ का जवाब एक अन्य चीख से दिया। तब उसका पिता चीखता हुआ उसके ऊपर उड़ा। उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को उछलकूद करते हुए बिना पंख हिलाए उड़ते हुए तथा डुबकी लगाते हुए उसके ऊपर उड़ा। उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को उछलकूद करते हुए बिना पंख हिलाए उड़ते हुए तथा डुबकी लगाते हुए अपने इर्दगिर्द उड़ते हुए देखा। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह कभी भी उड़ने में असमर्थ था और उसने स्वयं को गोता लगाने, मंडराने और तिरछा उड़ने के लिए तारीफ की और खुशी से चीखने लगा। अब वह सागर के निकट था और सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था। बिना किसी झिझक के वह सागर के ऊपर था। उसने अपने नीचे विशाल हरा सागर देखा, जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें हिल रही थी, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ हिलाया और खुशी से काय करने लगा। उसके माता पिता एवं उसके भाई एवं बहन सागर के हरे फर्श पर उससे पहले ही बैठ गए थे। वे तेज आवाजें करते हुए उसे बुला रहे थे। उसने हरे सागर पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें सीधी की। उसकी टांगें सागर में धंस गई। वह डर से चिल्लाया एवं अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की। मगर वह थका हुआ था और भूख से कमजोर था, और इस अजीब व्यायाम के कारण अत्यधिक थका होने के कारण वह उठ न पाया। उसके पांव हरे सागर में धंस गए। तब उसका पेट इसको छुआ और वह और अधिक नहीं डूबा। वह इसके ऊपर तैर रहा था और उसके आसपास उसका परिवार आवाजें कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, और उनकी चोंचें उसे छोटी शार्क मछली के टुकड़े प्रस्तुत कर रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 2। द ब्लैक एरोप्लेन। चांद पूर्व से मेरे पीछे उग रहा था और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए देहाती इलाके से काफी ऊपर होने पर प्रसन्न था। मैं अपना पुराना डाकोटा जहाज फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना ले रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30। मैं शीघ्र ही पेरिस के कंट्रोल से बात करूंगा, मैंने सोचा। जब मैंने जहाज के नाक से परे नीचे को देखा, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां देखी। मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा D0S0088 यहाँ। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। रेडियो में से आवाज ने फौरन मुझे उत्तर दिया, D0S0088, मैं तुम्हें सुन सकता है। अब तुम्हें 62 पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए, D0S0088, ओवर। मैंने नक्शे एवं दिशा सूचक यंत्र की जांच की और अपने दूसरे एवं आखिरी ईंधन के टैंक को चालू किया और अपना डाकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक बड़ा
अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। हर काम ठीक हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। तूफानी बादल। वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ लगते थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से जहाज को नहीं उड़ा सकता था, और मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण में उनके गिर्द से जहाज को ले जाऊं। मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, मैंने सोचा, मगर मैं घर जाना चाहता था। मैं नाश्ता करना चाहता था। मैं खतरा मोल लूंगा, मैंने सोचा, और पुराने डाकोटा को सीधे तूफान में डाल दिया। बादलों के अंदर हर एक चीज अचानक काली हो गई। जहाज के बाहर की किसी भी चीज को देखना असंभव था। पुराना जहाज हवा में उछला एवं बल खाने लगा। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दिशा सूचक गोल गोल घूमे जा रहा था। यह बंद हो गया था। यह काम नहीं कर रहा था। बाकी के यंत्र भी अचानक ठप हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी ठप हो गया था। मेरा रेडियो और दिशासूचक यंत्र ठप हो गए थे और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। मैं तूफान में खो गया था। तब काले बादलों में मेरे बहुत नजदीक मैंने एक अन्य जहाज को देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, मगर मैं तूफान के बीच में से इसे अपने नजदीक उड़ता देख सकता था। मैं पायलट के चेहरे को मेरी तरफ मुड़ा हुआ देख सकता था। मैं अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। मेरे पीछे आओ। वह जानता है कि मैं भटक गया हूँ, मैंने सोचा। वह मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा है। उसने अपना जहाज धीरे से मेरे डाकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ लिया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब जहाज के पीछे पीछे जाने में बड़ी प्रसन्नता हुई। आधे घंटे के बाद यह अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे सामने बादलों में था। अब डाकोटा के आखिरी ईंधन के टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक और उड़ने के लिए ईंधन था। मैंने फिर से डरा हुआ महसूस करना आरंभ कर दिया था। मगर तब उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया और मैंने तूफान के अंदर से उसका पीछा किया। अचानक मैं बादलों से निकल आया और मैंने अपने सामने रोशनियों की 2 लंबी कतारें देखी। यह हवाई पट्टी थी। हवाई अड्डा। मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा, मगर आकाश खाली था। वहीं कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने जहाज को नीचे उतारा और मुझे नियंत्रण मीनार के पास पुराने डाकोटा से उतारकर जाने का अफसोस नहीं था। मैं गया और नियंत्रण केंद्र में एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था एवं दूसरा पायलट कौन था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। उसने मेरी तरफ अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। अन्य हवाई जहाज? वहां ऊपर तूफान में? आज रात कोई अन्य जहाज नहीं उड़ रहे थे। राडार पर मैं केवल आपका जहाज देख सकती थी। तो वहां पर बिना दिशासूचक यंत्र या रेडियो और मेरे टैंकों में अधिक ईंधन के बिना वहां सुरक्षित पहुंचने में मेरी सहायता किसने की थी? तूफान में बिना रोशनियों के उड़ता हुआ उस अजीब काले जहाज का पायलट कौन था? थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।